हेलो एवरीवन, दिस इज़ आनंद परमा क्लासेस एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में हमने चार्टर्ड एक्ट 1853 तक का पूरा कंप्लीट स्टडी कर लिया था। अब हम आज से क्राउन रूल स्टार्ट करेंगे और क्राउन रूल में देखेंगे कि कौन कौन से नए नए एक्ट आते गए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एक्चुअल में क्राउन का मीनिंग क्या होता है या फिर यह क्राउन वर्ड आया कहाँ से? तो ब्रिटेन में जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें जो रियल हेड है वो वहाँ का प्राइम मिनिस्टर होता है और जो नॉमिनल हेड है वो वहाँ का ब्रिटिश क्राउन होता है। तो सारे के सारे जो फंक्शंस हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के, वो ब्रिटिश क्राउन के नाम पर ही लिए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो रियल पावर है वो इनके हाथों में नहीं रहती है। तो इसीलिए यहाँ पर सिमिलरली कहा गया है कि जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दी है, यानी कि जो रियल पावर है वो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में ट्रांसफ़र कर दी है। इसीलिए क्राउन वर्ड को यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है ना। फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है 1858 का, ये क्यों लाया गया? क्योंकि हमने देखा था कि पिछला जो एक्ट है वो चार्टर्ड एक्ट 1853 में आया था और उसी के जो है कि 5 साल बाद ये एक्ट आ गया। तो इसके पीछे का कुछ अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो इस प्रकार है कि 1857 में एक रिवोल्ट हुआ था, ठीक है ना, जिसको सेपोई म्यूटनी रिवोल्ट भी बोलते हैं और कोई कोई लोगों ने तो इसको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा है। तो एक्चुअल में दोस्तों क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ जब सैनिक विद्रोह कर देते हैं तो उसी के बाद में ये वाला एक्ट लेके आते हैं, यानी कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनको ये बात अच्छी तरह समझ में आ जाती है कि अगर अब हमें भारत में रूल करना है, अगर अब हमें भारत में एडमिनिस्ट्रेशन जो है कि चलाना है, तो इंडियंस का कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि जो कंपनी की जो एक्टिविटीज़ थी उनको पूरी तरह कंट्रोल कर दिया, यानी कि कंपनी को पूरी तरह एबोलिश कर दिया उन लोगों ने। और फिर इसी के बाद में ये 1858 वाला वो लोग एक्ट लेके आए, ठीक है ना। तो इसके हम प्रोविजंस देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या था। तो पहला जो प्रोविजंस था वो तो यही कि ये जो एक्ट है ये एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है ना। अब मतलब धीरे धीरे वो लोग क्या करना चाहते थे कि इंडियंस की एंट्री करना चाहते थे उनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। तो वो धीरे धीरे यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। थ्रू दिस एक्ट कंपनी रूल वाज एंडेड इन इंडिया एंड ब्रिटिश क्राउन हैंडल्ड द रूल, ठीक है। और जो गवर्नर जनरल था उसको वाइसराय बना दिया गया इंडिया का, ठीक है ना। मतलब गवर्नर जनरल नहीं कहलाएगा, वो वाइसराय ही कहलाएगा। और जो लॉर्ड कैनिंग था वो पहला वाइसराय बना था। दोस्तों, ये बाइलिंगुअल लेक्चर है, आप इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में से देख सकते हैं इजीली और नोट्स भी बना सकते हैं। सेकंड प्रोविज़न दोस्तों इस एक्ट का कुछ इस तरह था कि जो ड्यूअल गवर्नमेंट बॉडी थी, यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे, उन दोनों को एबोलिश कर दिया गया और उसकी जगह एक नई बॉडी बनाई गई जिसको इंडिया हाउस या फिर इंडिया काउंसिल भी कहा जाता था, ठीक है ना। और जो इसका चीफ होता था वो एक भारतीय होता था, मतलब जो भारतीय सेक्रेटरी जो होता था, नहीं सॉरी, इसका जो चीफ होता था वो इंडियन सेक्रेटरी होता है। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भारतीय हो, लेकिन इंडिया का सेक्रेटरी होता था वो, ठीक है ना। तो जो पहला बना था वो लॉर्ड स्टैनली बना था। और दूसरी चीज़ कि एक 15 मेंबर की एक काउंसिल बनाई गई थी, ठीक है ना, इसको असिस्ट करने के लिए, जिसके जो 8 मेंबर्स थे वो तो सीधे क्राउन द्वारा मतलब वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा जो है कि अपॉइंट किए जाते थे और जो बाकी के बचे थे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते थे। तो इस तरीके से ये दोनों प्रोविजंस 1858 वाला एक्ट में आते हैं। उसी के बाद में नया एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है ना। इस एक्ट के ये थोड़ा सा इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें वापस से इन लोगों ने जो है कि डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट कर दी। यानी कि आप इसको कुछ इस तरह समझ सकते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, है ना। और 1833 के चार्टर्ड एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल को इंडिया का गवर्नर जनरल बना दिया गया था, यानी कि उनके अंदर सारी की सारी पावर जो है कि दे दी थी, ठीक है ना। उनके अंडर ही थी सारी की सारी पावर, यानी कि सारे के सारे जो लॉ है वो वही फ्रेम कर सकते थे। तो ये जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस था वो अपने क्लाइमेक्स पे पहुंच गया था, ठीक है ना। तो जो चार्टर्ड एक्ट 1833 है उसके बाद में धीरे धीरे वे चाहते थे कि अब जो है कि धीरे धीरे डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो। तो उसी के तहत जो है कि वापस से पावर को रिस्टोर किया गया,
ठीक है ना। बॉम्बे और जो मद्रास की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको रिस्टोर कर दिया गया, और इस एक्ट के बाद मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी जो है वो अपने रेस्पेक्टिव जुरिडिक्शन के अंदर ही जो है कि लॉ बना सकती थी। तो इस तरीके से ये जो डिसेंट्रलाइजेशन की प्रोसेस इसको जो है कि इसका इनिशिएटिव किया गया। सेकेंड थिंग इज दैट कि जो वाइसराय काउंसिल थी उसमें जो 4 मेंबर थे उनको बढ़ाकर 5 कर दिया गया, यानी कि एक इकोनॉमिक एक्सपर्ट भी उसमें बढ़ा दिया गया। थर्ड पॉइंट क्या था कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसके जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या 6 से 12 निर्धारित कर दी गई थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस एक्ट का कि पोर्टफोलियो सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड, है ना। इट मीन्स कि मतलब एक सेपरेट मिनिस्टर को एक सेपरेट मिनिस्ट्री सौंप दी गई थी, यानी कि आप इसको कुछ इस तरह समझिए कि अलग अलग मंत्री, जैसे कि लॉ मिनिस्टर अलग हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर अलग हो गया, हेल्थ मिनिस्टर अलग हो गया, तो इस तरीके से अलग अलग मिनिस्टर्स को अलग अलग एक निश्चित विभाग प्रदान कर दिया गया था। तो ये सिस्टम पोर्टफोलियो सिस्टम कहलाता है, विभाग की पद्धति कहलाता है, और ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो उस हिसाब से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट पॉइंट था इसमें कि वाइसराय गिवन ए पावर टू रिलीज एन ऑर्डिनेंस, यानी कि वाइसराय को एक पावर दी गई थी कि वो जो है कि ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकता है, और उसका जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ का रहेगा। ऑर्डिनेंस क्या होता है दोस्तों कि आप इसको कुछ इस तरह समझिए कि हमारे देश के राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना रहे या फिर एक भी हाउस जब सेशन में ना रहे, आप इसको कुछ ऐसा समझिए कि जब एक भी हाउस सेशन में ना रहे और अगर कोई सा इंपॉर्टेंट लॉ बनाना पड़ जाए तो फिर ऐसे में प्रेसिडेंट को ये पावर है आर्टिकल 123 के तहत कि वो ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकता है, ठीक है ना, जिसका टाइम पीरियड 6 मंथ का रहता है। बाद में ये 6 मंथ 6 वीक तक भी बढ़ता है, वो एक अलग टॉपिक है, हम प्रेसिडेंट में कवर करेंगे। और सेम एज इट इज़ स्टेट में गवर्नर को रहता है आर्टिकल 213 के तहत कि वो भी ऑर्डिनेंस रिलीज कर सकता है। तो जो वाइसराय की ऑर्डिनेंस पावर है वो 1861 वाले एक्ट में जो है कि दी गई थी, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है दोस्तों, तो ये वाला एक्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक चीज़ आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये ध्यान रखना कि जो फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन है उसको लॉर्ड रिपन को बोला जाता है, ठीक है ना। लॉर्ड रिपन इज नोन एज द फादर ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। ओके, नाउ लेट्स कम टू द 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट। दोस्तों इस एक्ट में जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, ठीक है ना, उसके जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी, यानी कि उसमें मिनिमम तो 10 और मैक्सिमम 16 मेंबर जो है कि हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से लास्ट में 1900 तक ये संख्या मतलब जो है कि रही थी 16 ही, मतलब 1900 के बाद कोई चेंजेस आया होगा, 1900 तक तो 16 ही रही थी, ठीक है ना। इट ऑल्सो इंक्रीजेज द फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल मेंबर एंड गिव देम द पावर्स टू डिस्कस ऑन बजट इश्यू। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के में जो मेंबर्स थे, ठीक है ना, उनकी जो पावर थी उसको भी थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। मतलब अब उनको जो है कि बजट पर डिस्कशन करने का राइट दे दिया गया था। लेकिन खास बात इस एक्ट की ये थी कि इसमें वो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते थे, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बजट पर डिस्कस कर सकते थे, लेकिन जो है कि उनको क्वेश्चन पूछने का कोई भी राइट नहीं था, ठीक है। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, इसको पार्लियामेंट सुधार भी कहा जाता है, ठीक है ना। दोस्तों जब ब्रिटेन में लिबरल पार्टी की गवर्नमेंट बनी थी उसके बाद में जो पहला एक्ट पारित हुआ था वो यहीं हुआ था। एक्चुअली 1905 में जब बंगाल डिवीज़न हुआ था तो उसके कारण जो है कि भारत में क्या बिल्कुल एक नेशनलिज्म जो है कि वो पीक पर था, तो उसी को डिसइंटीग्रेटेड करने के लिए ये वाला एक्ट जो है कि लाया गया था। तो ये अपन देख लेते हैं इसके प्रोविजंस इसमें किस प्रकार थे। तो सबसे पहले तो इन लोगों ने क्या किया कि सेंट्रल और प्रोविजन दोनों लेवल पर जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी उनकी संख्या जो है कि बढ़ा दी गई, ठीक है ना। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो मेंबर्स हैं उनकी भी संख्या बढ़ाकर 60 कर दी गई, यानी कि अब टोटल 27 जो मेंबर्स हैं वो तो इलेक्टेड होंगे और 33 जो है वो नॉमिनेटेड होंगे। इस तरीके से टोटल 60 मेंबर्स रहेंगे, और जो वाइसराय काउंसिल है उसके जो 9 मेंबर्स हैं वो भी इसी में ऐड हो जाएंगे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो इसमें टोटल 69 मेंबर्स अब रहेंगे, ठीक है ना। सेकेंड प्रोविजन इज दैट कि मेंबर्स ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल अलाउ आस्किंग सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, मतलब बजट पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस तो वे लोग पूछ सकते थे, लेकिन हाँ अभी भी उनको वोटिंग राइट नहीं दिया गया था, ठीक है ना। तो एक ये इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि एक
वाइसराय जो काउंसिल है उसमें इंडियन का रिप्रेजेंटेशन जो है कि इसमें दिया गया था, ठीक है ना। तो हमारी तरफ से जो पहले भारतीय है जो कि वाइसराय काउंसिल में मनोनीत किए गए थे वे एसपी सिन्हा जी थे, ठीक है ना। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है। फोर्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इस एक्ट का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि सबसे पहले जो है कि मुस्लिमों के लिए एक सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम आया था। यानी कि अब क्या होता था कि जो मुस्लिम है उनके लिए भी एक जो सीट है वो रिजर्व रखी जाती थी। यानी कि मुस्लिम जो है उनको इलेक्ट भी मुस्लिम लोग ही करते थे, मतलब जो वोटिंग राइट है वो भी मुस्लिमों को दिया गया, ठीक है ना। तो ये हम इस एक्ट में देख सकते हैं। उसके बाद में दोस्तों फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को कहा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है ना। उसके बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, यानी कि इसको मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। दोस्तों इस एक्ट में पहली बार जो है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट की स्थापना की गई, मतलब इसी से जोड़कर इसको देखा जाता है, क्योंकि इस एक्ट में एक स्पष्ट प्रावधान किया गया था कि अगर जो है कि इसके जो अंतर्गत प्रावधान जो है जमीनी स्तर पर कितना क्रियान्वयन किए गए, इस चीज़ों को इसमें देखा गया था। और इस जांच के लिए जो है कि प्रत्येक 10 साल बाद एक कमेटी भी गठित की गई। तो ये सब इस एक्ट में जो है कि इसके प्रोविजंस थे। पहला प्रोविजंस इसका था कि इस्टेब्लिश द रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया फॉर फर्स्ट टाइम, पहली बार जो है कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की बात इस एक्ट में की गई थी। दोस्तों जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उसको बाइकैमरल किया गया, ठीक है ना। मतलब अब जो है कि उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें जो अपर हाउस है उसको स्टेट काउंसिल बोला जाता था, ठीक है ना, जिसमें टोटल 60 मेंबर्स रहते थे और जो है कि उनका जो टाइम पीरियड रहता था वो 5 साल का रहता था, है ना। और जो लोअर हाउस है वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता था, ठीक है ना, जिसमें टोटल 145 मेंबर्स रहते थे और उनका जो टाइम पीरियड है वो 3 साल के लिए रहता था। ये आप लोग देख सकते हैं सिनॉप्सिस के माध्यम से कि केंद्रीय विधान परिषद द्विसदनात्मक, जिसमें केंद्रीय विधानसभा जिसको लोकसभा आज की स्थिति में हम बोल सकते हैं, है ना, तो उसमें सबसे पहले 144 मेंबर्स आए थे, जिसमें 104 तो इलेक्टेड होते थे और जो है 40 मेंबर मनोनीत होते थे जिनका कार्यकाल 3 वर्ष का था, है ना। अभी करंटली तो 5 वर्ष का होता है। और जो राज्य परिषद थी, जो करंटली हम राज्यसभा जिसको बोलते हैं, उसके टोटल मेंबर्स जो है 60 रहते थे, जिसमें 33 तो निर्वाचित रहते थे और 27 मनोनीत रहते थे। और पहले इसका कार्यकाल 5 वर्ष का था, अभी इसका कार्यकाल 6 वर्ष का रहता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इस एक्ट में आया कि डायरकी सिस्टम जो है कि उसको पहली बार जो है कि स्टेट लेजिस्लेशन में इंट्रोड्यूस किया गया था, है ना। मतलब जो स्टेट के सब्जेक्ट है उनको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। यानी कि जो पहला सब्जेक्ट था वो था रिजर्व सब्जेक्ट, जिसको हम आरक्षित विषय भी बोल सकते हैं। इसमें क्या था, इसके अंदर रेवेन्यू, जस्टिस, फाइनेंस, पुलिस एक्सेट्रा, मतलब जो गवर्नर, मतलब आप इसको तो कुछ इस तरह समझिए कि रिजर्व सब्जेक्ट वर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर काउंसिल। मतलब जो गवर्नर की काउंसिल रहती थी उसकी एडवाइस पर गवर्नर जो है वो इन पे डिसीजन ले सकता था। और दूसरे थे ट्रांसफर सब्जेक्ट, जिसमें एजुकेशन, हेल्थ एक्सेट्रा ये सारे, तो ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को ये राइट था कि वो जो है कि इस पे बना सकते हैं रूल, है ना। तो इसी को डायरकी कहा गया है, ड्यूल सिस्टम, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान रखना। ट्रांसफर सब्जेक्ट को हिंदी में हस्तांतरित विषय कहते हैं, जिसके अंतर्गत कृषि, उद्योग आदि शामिल थे। थर्ड प्रोविजन क्या था कि एक सेपरेट हाई कमिश्नर का ऑफिस क्रिएट किया गया। क्यों क्रिएट किया गया, इंडियन जो सेक्रेटरी था उसको असिस्ट करने के लिए। तो जो हाई कमिश्नर था उसकी सैलरी थी वो इंडियन फंड से जाती थी और जो इंडियन सेक्रेटरी था उसकी सैलरी ब्रिटिश फंड से जाती थी। तो ये इसका एक प्रोविज़न हो गया। नाउ फोर्थ प्रोविजन इज दैट कि इट इंट्रोड्यूस्ड ए डायरेक्ट इलेक्शन सिस्टम एंड 3% ऑफ द इंडियंस पीपल गोट वोटिंग राइट। एक्चुअल में 3% ऑफ द पीपल्स जो है कि पहले से ही वोट का राइट जो है पा चुके थे, इसको बढ़ाकर 10% किया गया। मतलब जो है कि नाउ 10% ऑफ द पीपल्स गोट वोटिंग राइट्स। अब 10% लोग जो है कि टोटल वोट कर सकते हैं, मतलब उस टाइम के लगभग 7 मिलियन लोग, ठीक है। नाउ द 8 मेंबर ऑफ द वाइसराय काउंसिल कंसिस्ट एटलीस्ट 3 इंडियन मेंबर। जो वाइसराय काउंसिल थी उसके टोटल 8 मेंबर्स में से 3 इंडियंस रहेंगे, 3 जो मेंबर्स है वो कंपलसरी इंडियंस रहेंगे। ये प्रोविजन इसमें किया गया। जो सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम है जो पहले सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों के लिए था उसको एक्सपांड कर दिया गया और सिख, क्रिश्चियन और एंग्लो इंडियंस भी जो है कि अब इसके अंदर आने लगे। मतलब इन लोगों के लिए भी सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम जो है कि इंट्रोड्यूस किया गया।
सेवन्थ इसमें था कि इट ऑल्सो प्रपोज्ड है पब्लिक सर्विस कमीशन, है ना, मतलब एक ली कमीशन बना था, ली या फिर रॉयल कमीशन जिसको हम बोलते हैं, तो उसकी जो रिकमेंडेशंस थी उस पर एक पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया गया, है ना, यूपीएससी, जो कि 1926 में बनाया गया था, और जो इसके फर्स्ट चेयरमैन थे वो थे सर रोज बार्कर। तो अभी इसमें यूपीएससी को बनाने की मंजूरी मिली थी। इसी एक्ट के बाद में 1935 में फिर स्टेट पीएससी और जेपीएससी भी आएगा, है ना। तो क्वेश्चन हमें ये ध्यान रखना है कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से कि यूपीएससी जो बनाया गया था वो कौन से एक्ट के तहत आया था, तो वो 1919 वाले एक्ट के तहत आया था, है ना। नाउ लेट्स कम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। दोस्तों इस एक्ट को डिस्कस करने के पहले हम इसके पहले का थोड़ा सा बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं कि आखिर ये एक्ट आया क्यों। और मैं आप लोगों को बता दूं, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्ट और मोस्ट लार्जेस्ट एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, है ना। इससे बड़ा अभी तक ब्रिटिश गवर्नमेंट का कोई भी एक्ट नहीं आया था। एक्चुअल में दोस्तों क्या हुआ था, 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक साइमन कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है ना, जो कि 1928 में इंडिया आया था, लेकिन इसका बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था। एक्चुअल में ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स करने के लिए इंडिया आए थे, लेकिन ऑल द मेंबर्स ऑफ दिस कमीशन आर ब्रिटिशर्स, है ना। डेट हुआ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इसका विरोध हुआ। विरोध होने के बाद में जब साइमन कमीशन ने 1930 में अपनी रिपोर्ट पेश की, तो उसमें फिर जो है कि 3 अलग अलग मीटिंग्स बिठाई गई। एक्चुअल में क्यों आया था ये इंडिया, तो 1919 का जो एक्ट बना था वहाँ पर इंडिया की, उसके बाद इंडिया की कंडीशंस कैसी थी, है ना, एंड नाउ व्हाट कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स कुड बी हैपेंड इन इंडिया। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर वो जो है कि यहाँ से वो लोग देख कर गए, और फिर बाद में 1930 में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंप दी। तो इस पर एक 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है कि एक बैठाई गई, जो कि लंदन में बैठाई गई थी। 1930 में पहली बैठाई गई, उसके बाद में 1931 और 1932 में तीसरी वाली। तो मॉडर्न हिस्ट्री का एक प्यारा सा क्वेश्चन इसमें से ये बनता है कि वो कौन सी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था। तो 1931 वाली जो सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी उसमें कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया गया था, और कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे। भीमराव अंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन वे कांग्रेस की तरफ से नहीं आए थे, है ना। इसलिए ध्यान ये रखना है कि कांग्रेस की तरफ से सिर्फ महात्मा गांधी जी यहाँ पर आए हुए थे। तो इसमें से कुछ रिजल्ट निकला, है ना, और फिर उसी के बाद में 1935 वाला एक्ट बना। तो इसके जो है कि हम डिस्कस कर लेते हैं इसके कौन कौन से प्रोविजंस थे। पहला था कि इट प्रपोज्ड द एक्ट प्रपोज्ड फॉर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन कंसिस्ट ऑफ प्रोविंशियल स्टेट, ब्रिटिश कमिश्नरी एंड प्रिंसली स्टेट। एक्चुअल में ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई, किन किन को मिलाकर, जो प्रिंसली स्टेट थे, ठीक है ना, मतलब जहाँ पर राजा इंडिपेंडेंट्स रूल करते थे, उसके बाद में ब्रिटिश कमिश्नरी और प्रिंसली स्टेट, इन सभी को मिलाकर एक ऑल इंडिया फेडरेशन बनाने की बात की गई। लेकिन उन्होंने राजवाड़ों को कुछ छूट दे दी थी कि वे अपनी मर्जी से इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कुछ राजवाड़े शामिल नहीं होंगे, बाकी सारे हो जाएंगे। लेकिन इसका जस्ट अपोजिट हुआ, अधिकांश राजवाड़ों ने मना कर दिया शामिल होने थे। तो फिर उसके कारण ये जो ऑल इंडिया फेडरेशन है ये कभी एग्जिस्टेंस में आ नहीं पाया, मतलब कभी बना ही नहीं है, ठीक है ना। एक्चुअल में जो स्टेट होते थे उनको हम प्रोविंसेस बोलते थे, है ना, और जो प्रिंसली स्टेट होते थे उनको हम इस टाइप से समझ सकते हैं कि जो राजा इंडिपेंडेंट रूल करते थे उनको प्रिंसली स्टेट बोला जाता था, और जहाँ पे स्टेट जिनको बोला जाता था वो प्रोविंसेस होते थे, और इन दोनों को मिलाकर यूनिट बोला जाता था, है ना। तो ये हमें ध्यान रखना है। द एक्ट एबोलिश द डायरकी सिस्टम इन प्रोविंसेस एंड स्टेट, और स्टेट नाउ इट इज़ अप्लाइड इन सेंट्रल। जो इसके पहले वाले एक्ट में जो डायरकी सिस्टम आया था प्रोविंसेस पे, वो अब ख़त्म कर दिया गया, और ये सेंट्रल लेजिस्लेशन में जो है कि ला दिया गया। मतलब अब जो है कि जो सब्जेक्ट सेंट्रल के रहेंगे वो 2 भागों में डिवाइड कर दिए गए, रिजर्व सब्जेक्ट और ट्रांसफर सब्जेक्ट, है ना, आरक्षित और हस्तांतरित विषय। तो जो रिजर्व सब्जेक्ट थे उन पर वाइसराय को पावर था कि वो वाइसराय काउंसिल की एडवाइस लेके जो है कि इस पर जो है कि नियम बना सकता है ना। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट थे, लाइक फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस मैटर्स एंड ट्राइबल अफेयर्स एंड रिलीजियस अफेयर्स। तो ये सारे जो मैटर्स थे इन पर जो है कि वाइसराय बना सकता था। ट्रांसफर जो सब्जेक्ट थे उन पर भी वाइसराय बना सकता था, लेकिन उसमें जो एडवाइस थी वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को उसको लेना कंपलसरी थी। तो ये इसमें प्रोविज़न किया गया। थर्ड प्रोविज़न इसमें किया गया कि जो है कि प्रोविंसेस वर अलाउड टू एक्ट एज द ऑटोनोमस यूनिट, ऑल द सब्जेक्ट वर डिवाइडेड इन द 3 कैटेगरी।
मतलब जो प्रोविंसेस थे उनकी पावर जो है उसको डिवाइड किया गया। एक्चुअल में आप इसको कुछ इस तरह समझिए कि जो पावर का डिवाइडेशन हुआ था वो सेंट्रल और यूनिट्स के बीच में हुआ था। मैंने अभी आपको बताया यूनिट मतलब स्टेट और प्रिंसली स्टेट, इन दोनों को मिलाकर यूनिट कहा जाता था। तो यूनिट और सेंट्रल दोनों के बीच में पावर का डिवाइडेशन हुआ और पावर डिवाइडेशन के बाद ही 3 लिस्ट क्रिएट की गई ना, जिसमें से फर्स्ट थी फेडरल लिस्ट, सेकंड प्रोविंशियल लिस्ट और थर्ड थी कंकरेंट लिस्ट। जो फेडरल लिस्ट थी उसमें टोटल 59 सब्जेक्ट थे और इसमें जो कानून बनाने का अधिकार था वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल को था। प्रोविंशियल लिस्ट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को जो है कि बनाने का अधिकार था और जो कंकरेंट लिस्ट थी इस पे दोनों बना सकते थे। तो इस तरीके से ये 3 लिस्ट क्रिएट की गई। इसके अलावा भी जो अन्य विषय है, ठीक है ना, उनको अवशिष्ट विषय कहा गया जिन पर कानून बनाने का अधिकार वाइसराय को दिया गया था। फोर्थ प्रोविजन था द एक्ट ऑल्सो अबोलिश द इंडियन काउंसिल। ओके, मतलब जो 1858 के एक्ट के थ्रू बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अबोलिश करके एक इंडियन काउंसिल बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? इंडियन सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए। तो उसको यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया। फिर ख़त्म कर दिया गया तो इंडियन सेक्रेटरी को असिस्ट करने के लिए एक नया एडवाइजरी बोर्ड जो है कि यहाँ पर सेटअप किया गया था। तो ये हो गया फोर्थ प्रोविज़न। फिफ्थ प्रोविजन इसमें था द एक्ट आल्सो द एक्ट इस्टेब्लिश द फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट इंडिया में जो है कि इस्टेब्लिश किया गया, जिसमें टोटल 1 जस्टिस रहते थे, जिसमें टोटल 7 जज रहते थे, जिसमें एक तो चीफ जस्टिस रहता था और 6 अदर जज रहते थे। और जो पहले इसके चीफ जस्टिस थे वे मॉरिस ग्वायर बने थे, है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। सिक्स प्रोविजन इज दैट द सेपरेट इलेक्टोरल सिस्टम वाज एक्सपांडेड टू डिप्रेस्ड क्लास, यानी कि जो सिख और एंग्लो इंडियन और मुस्लिम के लिए जो इलेक्टोरल सिस्टम था उसको एक्सपांड करके दलित वर्गों पर भी कर दिया गया। द एक्ट आल्सो इंट्रोड्यूस्ड स्टेट सर्विस कमीशन एंड जॉइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। 1935 के इस एक्ट के तहत एसपीएससी और जेपीएससी बना। और याद रखने की बात यह है कि जो यूपीएससी बना वो 1919 के एक्ट के तहत बना था, है ना, ली कमीशन की रिकमेंडेशन पर। बर्मा और म्यांमार को जो है कि भारत शासन से अलग कर दिया गया और 2 नए स्टेट बनाए गए, सिंध और उड़ीसा, है ना। तो ध्यान रखने की बात यह है कि जो सिंध और उड़ीसा वाला जो स्टेट है ये हमें मतलब आज़ादी के पहले ही जो है कि बन गए थे, है ना। द स्टेट लेजिस्लेशन वॉज ऑल्सो मेड बाइकेमरल, यानी कि अब जो है कि स्टेट लेजिस्लेशन को बाइकेमरल बनाया गया। एक तो होगा अपना लेजिस्लेशन असेंबली और एक होगा लेजिस्लेशन काउंसिल, है ना, विधान सभा और विधान परिषद। तो आई होप दोस्तों आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सारे प्रोविजंस हमने इसमें डिस्कस कर लिए। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा उसमें 1947 के जो एक्ट रहेगा उसके प्रोविजंस देखेंगे और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कैसे बना उसका पूरा हिस्ट्री वगैरह ये सब देखेंगे। सो इफ एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस lecture you can ask me easily, put your questions in the comment section and I will put my best effort for you. Thank you so much.